हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो लोग यूपीएचएससी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, या कोई भी और एग्ज़ाम किसी दूसरे स्टेट का हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिविक्स से जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इससे पहले हमने बहुत से टेस्ट सीरीज़ किए हैं। ये हमारा 86 नंबर टेस्ट सीरीज़ है। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि जो कैपिटल स्टडी सर्कल है वो अब लखनऊ में भी आ चुका है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों में शुरू हो चुकी है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सीरीज़ का। तो हमारा जो टेस्ट पेपर वो बाइलिंगुअल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है बाइलिंगुअल करने से। कई बार हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है, कई बार हिंदी के टर्म कठिन होते हैं तो इंग्लिश में बहुत सिंपल हो जाते हैं। और उसी समय में अगर आप देखें कई बार इंग्लिश के टर्म्स कठिन होते हैं, तो अगर आपको हिंदी आती है, बेसिक हिंदी भी आती है, तो वो आप हिंदी में देख सकते हैं, तो आपको आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बाइलिंगुअल बनाया है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो 5-10 मिनट ज़्यादा होने से बहुत फ़ायदा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके सिर्फ इसलिए सही हो जाएंगे कि आपने दोनों मीडियम में पढ़ाई की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आप में कमांड है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसीडर्ड टू बी कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बिकॉज। तो क्लासिकल ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का क्यों कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बनाया था, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बनते हैं। हिंदी में देख लें, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन है। यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गुमेंट, यूनिटी इन थीम एंड स्टाइल, यूनिटी इन सर्चिंग एंड सेम गोल, यूनिटी इन हैविंग कॉमन विजन फॉर ह्यूमन काइंड। तो हिंदी में देखें, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है, इसके विषय और शैली में एकत्व है, समान लक्ष्य ढूंढने में एकत्व है, मनुष्य जाति के लिए साझी दूरदर्शिता प्राप्त करने में एकत्व है। तो जो क्लासिकल ट्रेडिशन था सबसे पहले जो शुरू हुआ, अगर हम उसको देखें, एरिस्टोटल, प्लेटो, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ये सब क्लासिकल ट्रेडिशन के पार्ट है। अंटिल की मॉडर्न ट्रेडिशन जो आता है मैकियावेली के बाद उसको छोड़ दें, तो बीच में एक डार्क एज भी रहा है पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्लासिकल ट्रेडिशन में क्या चीज़ सेम थी, उनका मैन ऑफ आर्गूमेंट, जो तर्क जो की शैली, जो तरीका जो था वो ऑलमोस्ट सेम था, क्योंकि उस समय पहली बार वो तर्क करना शुरू कर रहे थे और कह सकते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस था कि हर चीज़ को क्वेश्चन करके उसका आंसर ढूंढने का एक तरीका था। तो सुकरात ने भी ये किया। सुकरात पहले क्वेश्चन करते थे अपने से खुद और उसका आंसर देते थे। कई बार उनके शिष्य या जो भी मिलता था वो क्वेश्चन करते थे, वो उसका आंसर देते थे। इसी बेसिस पे कोई कह सकते हैं एम्पिरिकल स्टडी या उसके बेसिस पे नहीं होता था, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही, तर्क के फॉर्म में ही आंसर निकलते रहते थे। बाद में प्लेटो को देखें तो प्लेटो भी सीधा करते हैं, और एरिस्टोटल का आइडिया थोड़ा एम्पिरिकल है लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है वो इसी तरह का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गूमेंट, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है कि एक जैसे ही तर्क की शैली। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्क्राइब द क्लासिकल ट्रेडिशन एज एपिक थ्योरी। इसका हिंदी देखें, किसने शास्त्रीय परंपरा को उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। एपिक क्या होता है, महाकाव्य या इस तरह की चीज़ें जो एपिक लिख के उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एपिक थ्योरी कौन कह रहा है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ईसा बर्लिन, कार्ल पॉपर, सेडन वॉलेन, मैसल ऑक्सफोर्ड। तो ईसा बर्लिन काफ़ी मॉडर्न है और इन्होंने, इनका नाम से देखा जाए तो इसमें क्या आता है, पॉजिटिव और निगेटिव फ्रीडम की बात आती है। कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को और बाद में मार्क्स को भी, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी।
मतलब खुले समाज के दुश्मन कौन कौन थे उसमें प्लेटो को भी बोलते हैं, क्योंकि प्लेटो फिलोसफर किंग की बात करते हैं, मार्क्स को भी बोलते हैं, इस तरह के तमाम सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो सही आंसर क्या है? सेल्डन वोलिन। सेल्डन वोलिन ने बोला है कि जो क्लासिकल ट्रेडिशन है पॉलिटिकल साइंस का वो एपिक थ्योरी की तरह है, उसको एपिक थ्योरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। तो टैसिट कंसेंट, और इसको हिंदी में भी देखते रहेंगे बीच बीच में कि टैसिट कंसेंट, मौन सहमति। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, तो कौन कहता है इस तरह की बातें, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन। निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, अभी हमने बात की थी निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, आप सीधे मिला दिए बर्लिन से, अपने आप हो गया सी का टू किस में है, देखिए सी का 2 सिर्फ इसमें है। इसके अलावा सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग बेंथम में है। वेल ऑर्डर सोसाइटी कौन है? रॉल्स। और टैसिट कंसेंट 3, देखिए इसमें 3 4 2 1, इसका 2 हो गया। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मौन सहमति लॉक कह रहे हैं, सर्व से स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित, ये बेंथम का है। बेंथम ब्रिटिश थिंकर थे और उन्होंने क्या बोला था कि एक्शन को जस्टिफाई किया था कि अपने से संबंधित एक्शन, दूसरे से संबंधित एक्शन। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, बर्लिन। सुव्यवस्थित समाज, रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस थे, और कई बार ये माना जाता है कि आखिरी जेन्युइन थिंकर है, उसके बाद से लोग जेन्युइन थिंकर मार्क्स, लेनिन, प्लेटो, एरिस्टोटल या मैकियावेली, हॉब्स के टक्कर का कोई नहीं है रॉल्स के बाद। उस तरह के आज के समय उसके बाद से देखें तो कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इतना बड़ा नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर तो हमने बता दिया था 2 है। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे के बाद चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who feared that Marx's dictatorship of proletariat would become the dictatorship on the proletariat? अब यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। तो मार्क्स का आइडिया क्या था? मार्क्स क्या कहते हैं कि एक बार जब क्रांति हो जाएगी तो क्रांति को बचाए रखने के लिए सर्वहारा वर्ग को तानाशाही करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। क्योंकि नहीं तो जो बुर्जुआ क्लास है वो फिर से कहते हैं काउंटर रेवोल्यूशन कर देगा, या उन्हीं को समझाने लगेगा कि ये चीज़ें गलत है, या किसी भी तरह उसको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसकी वजह से बचने के लिए क्या कहते हैं, मार्क्स को कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग को क्रांति के बाद तानाशाही अपनानी पड़ेगी। लेकिन ये तानाशाही किसके, यह 4 ऑप्शन दिए हुए, लासल, पुरोधा, बाकुनिन, लग्जमबर्ग, रोजा लग्जमबर्ग के बारे में है। तो रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सिस्ट थी और मार्क्स के जो आइडिया था उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती थी, इसलिए वो लेनिन के आइडिया से थोड़ा नाइत्तेफाकी रखती थी। उन्होंने बोला कि लेनिन की जो क्रांति है वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति नहीं है बल्कि पार्टी की एक क्रांति है। और इसके अलावा लासल, पुरोधा और बाकुनिन, तो बाकुनिन जो थे ये दोनों जो है देखें तो पूरी तरह से एनार्किस्ट या अराजकतावादी थे। तो बाकुनिन जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने तानाशाही तो बोल दी, लेकिन वो तानाशाही आपस में ही अगर तानाशाही बदल गई, बुर्जुआ वर्ग की जगह वो जो सर्वहारा वर्ग है उसी के ऊपर वो तानाशाही करने लगेंगे। तो ये आशंका हमेशा थी। तो बाकुनिन इसका सही आंसर है। तो बाकुनिन और पुरोधा के बारे में पूछा भी जा सकता है कि किस तरह के चिंतक थे। ये थे एनार्किस्ट, जिसको हम कहते हैं अराजकतावादी। और इससे पहले हमने गांधी के बारे में भी बात की थी, उन्होंने भी अपने आप को बोला है कि मैं अराजकतावादी हूँ। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन का है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रॉस थ्योरी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर्स, इट कैन बी also be seen as the major contribution to social justice.
He is categorically that there is a need for rational justification for all departures from equality. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम इसकी बात करते हैं। 4 ऑप्शन तो वही रहेंगे, बोथ ए एंड और ट्रू आर इज करेक्ट इसमें। तो इसका हिंदी में देख लिया पहले। हाँ, इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय के प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो क्या है ये, सही है कि सिद्धांत के प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय के प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। अभी हमने बताया कि रॉल्स का जो आइडिया है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जस्टिस एज फेयरनेस, फेयरनेस मतलब ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये भी कि जो समान न्याय है वो पारदर्शी होना चाहिए, कि दिखते रहे कि वो सबको देख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये भी उन्हीं का टर्म है। तो इसके अलावा जो कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी को जो है वो कहते हैं कि इनइक्वलिटी तभी जस्टिफाइड है जब वो किसी सबसे जो गरीब आदमी के फेवर में हो, तभी हो। तो इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं। तो उसका तर्क जो है वह साफ साफ बताते हैं कि समानता के सभी विचलन, जो समानता से विचलन हो रहा है कि अगर समानता के किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम, तो युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। वो किसी को कम मिलने में कोई एक लॉजिक होना चाहिए, क्यों उसको कम मिलना है। तो वो कहते हैं कि लॉजिकली ही डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इलॉजिकल कि नहीं वो चला आ रहा है, हज़ारों सालों से हो रहा है इसलिए होता रहेगा, ये नहीं है। तो चाहे वो जेंडर के बेस पे हो या किसी और चीज़ के बेस पे हो, तो वो चीज़ें तो देखें तो दोनों चीज़ें सही है। रॉल्स ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाँ ये फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये मोस्ट फेमस बुक है। और हमने आपको बताया भी कई बार, आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी है, आइडिया ऑफ जस्टिस डॉक्टर अमर्त्य सेन की है। तो अमर्त्य सेन जिनको नोबेल मिला इंडिया के हैं। और थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, ये है रॉल्स की। तो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि सही में ये कहते हैं कि तो हमने अभी बताया कि जिस तरह आखिरी चिंतक है और असमानता को बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं कि अगर असमानता है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और किसी को जन्म के आधार पर असमान जो कह सकते हैं सुविधाएं हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। तो कोई गरीब घर में पैदा हो गया या कोई अमीर घर में पैदा हो गया तो अब उसको अच्छी शिक्षा न मिले, उसको स्वास्थ्य न मिले, ये वैसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी को गरीब घर में पैदा होने से उसका भी कोई दोष नहीं है। तो ये अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना या बेसिक सुविधाएं वो देना, वो उसकी जिम्मेदारी है सरकार की। तो ये सारी चीज़ें वो जस्टिफाई करते हैं जस्टिस एज अ फेयरनेस की, फेयरनेस होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कन्वर्जेंस थ्योरी पॉइंटेड आउट द कन्वर्जेंस बिटवीन, अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है। कन्वर्जेंस किसके बीच हो रहा है, कन्वर्जेंस का मतलब जैसे हम लेंस पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना लाइट्स का कन्वर्जेंस हो गया, उसी तरह से 2 आइडियोलॉजी का कन्वर्जेंस होके एक मिल जाए। तो एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म, मैन्युफैक्चरिंग नेशंस एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू हैव कॉमन पॉलिसी टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। इनमें से कन्वर्जेंस जो थ्योरी है वो क्या किसको पॉइंट आउट कर रही है, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद, विनिर्माता राष्ट्र और कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रहित, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साझा नीति अपनाने की आवश्यकता। तो कन्वर्जेंस जब ने बताया कि 2 चीज़ों का कन्वर्जेंस, ये 2 आइडियोलॉजी कन्वर्जेंस है। तो कन्वर्जेंस आइडियोलॉजी देखिए, कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी होगी, सोशलिज्म, और दोनों को मिला के अगर हम देखें तो क्या बन जाता है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पूरी कैपिटलिज्म में पूरी तरह से मार्केट के हवाले होगा, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा मार्केट में।
और उल्टा उसका देखिए समाजवाद में पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होगा मार्केट पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बीच का रास्ता जो वेलफेयर स्टेट है, कि ऐसा ना हो कि मार्केट की वजह से कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाए लेकिन बाकी लोग गरीब हो जाएं, और वो बोले कि फ्री मार्केट है इसमें क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कंट्रोल भी करे लेकिन पूरी तरह से सब कुछ गवर्नमेंट ही ना करे। तो ये वेलफेयर स्टेट, ये कन्वर्जेंस थ्योरी से आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का फर्स्ट, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से असर्शन और रीजन का है। लेनिन्स रेवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कू एंड निगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। अब इसको देखेंगे क्या कह रहे हैं कि लेनिन जो है उनका जो रेवोल्यूशन है, पावर जिस तरह से वो लेते हैं, इसको हिंदी में भी देख लेंगे, एक कू की तरह है, एक कह सकते हैं तख्ता पलट की तरह है, और मार्क्सिज्म का निगेशन है। मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। तो अब ये पीसफुली मार्क्सिज्म अगर हमने पढ़ा है तो उसमें वो क्या कहते हैं कि पीसफुली भी हो सकता है और वायलेंस भी यूज हो सकता है जब रेवोल्यूशन होगा। तो ये तो अपने आप में रीज़न तो गलत हो गया। तो अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं पहले। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तो अगर अब देखेंगे तो क्या हो रहा है कि आकस्मिक हो गया, जो हमने बताया था अभी बाकुनिन ने बोला, या दूसरे लोजा लग्जमबर्ग की बात हमने की, उन्होंने भी बोला कि ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो रूस की थी उसने कब्जा कर लिया था, ना कि ऐसा है कि सर्वहारा वर्ग ने पूरे क्रांति कर दी। तो वो वर्ग ने नहीं क्रांति की थी। तो मार्क्स का जो आइडिया था कि जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति कर देगा, तो मजदूर ना करके पार्टी के नेतृत्व में दूसरे लोगों ने क्रांति कर दी। तो ये थोड़ा सा तो नकार रहा है। मार्क्स का विचार था कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हासिल करेगी, तो ऐसा नहीं था। मार्क्स कहते हैं शांतिपूर्ण से भी हो सकता है और वायलेंस भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकती है, लेकिन मजदूर एक टाइम के बाद अपने जो गरीब स्थिति है उसमें रेवोल्यूशन करेगा, ये उनका आइडिया था। तो ए तो सही हो जाएगा, असर्शन सही है, लेकिन रीज़न क्या है गलत है, असत्य है। तो असत्य किसमें हुआ? थर्ड, इसका थर्ड सही होगा। इंग्लिश में भी देख ले तो थर्ड जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, 7th के बाद 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। Mao's most original contribution was in emphasizing the revolutionary role of the proletariat intelligentsia, combination of proletariat and the peasantry। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो यहाँ पे सर्वाधिक मौलिक योगदान किस चीज़ में है? सर्वहारा वर्ग की क्रांति का, बुद्धिजीवी वर्ग की, सर्वहारा वर्ग और कृषकों के समुच्चय के और कृषक वर्ग। तो माओ को अगर हम जानते हैं तो माओ कहाँ पे है? चीन में, चाइना में। आज के समय जो चाइना कम्युनिस्ट चाइना, वो माओ के नेतृत्व की वजह से ही है चाइना कम्युनिस्ट। माओ वहाँ के कह सकते हैं कि लेनिन थे, और इन्होंने जो किया वो मार्क्सवाद के अगेंस्ट में जाके कह सकते हैं एक तरह से किया। कई लोग जो मार्क्सवादी थे उनको उस समय उसकी क्रांति को जो मार्क्सिस्ट या कह सकते हैं कम्युनिस्ट क्रांति नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पीजेंट्री कृषकों को मोबिलाइज करके एकत्र करके क्रांति की थी। और कृषक कहाँ रहते थे? बाहर की तरफ। अगर देखें तो पूरा देश है और ये सेंटर है। यूजली मार्क्स क्या रहते हैं, मजदूर क्रांति करेगा। तो मजदूर कहाँ होते हैं? फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्रियाँ कहाँ होती हैं? शहरों के बीच में या शहरों के आसपास होती है, बहुत दूर नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा फैक्ट्री आसाम में होगी या ज़्यादा फैक्ट्री दूसरे प्रदेशों में शहरों से दूर हो, ऐसा नहीं होता। वो दिल्ली के आसपास होंगी, वो लखनऊ के आसपास होंगी, वो चंडीगढ़ के आसपास होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शहरों से दूर क्या होते हैं? खेत होते हैं, खेती लोग रहते हैं, उनको मोबिलाइज करके उन्होंने क्रांति कर दी। तो ये तो आंसर हमको मिल गया सही, कृषक वर्ग, पीजेंट्री। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि ये
बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया मान लिया गया था कि मार्क्सवादी जो थे वो कह रहे थे कि ये क्रांति नहीं है, क्योंकि कृषक वर्ग, मार्क्स खुद भी कहते हैं कि कृषक वर्ग क्रांति नहीं कर सकता, वो आलू के बोरे की तरह है, इट्स द सैक ऑफ पोटैटो। तो ये भी एक स्टेटमेंट कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन कहता है कि सैक ऑफ पोटैटो है, या मार्क्स किसको कहते हैं सैक ऑफ पोटैटो है। तो कृषक वर्ग या पेजेंट्री जो है या फार्मर्स जो है उनके लिए यूज होता है। तो सही आंसर हो गया फोर्थ। आगे बढ़ जाते हैं, 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या होगा? Who questioned the view that Locke was a defender of the glorious revolution? किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? टवेल, सेबाइन, मैकफर्सन, एस्क्राफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? टवेल, सेबाइन, मैकफर्सन, एस्क्राफ्ट। तो सही आंसर है एस्क्राफ्ट। एस्क्राफ्ट कहते हैं कि वो उसके समर्थक नहीं थे। ऑल्दो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई, जिसमें बिना ब्लड के एक रेवोल्यूशन हो गया, और उससे पहले जो हुई थी खूनी क्रांति भी ब्रिटेन के अंदर हुई है, तो लॉक इसके बहुत समर्थक थे। खूनी क्रांति के समय हॉब्स ने देखा था, इसलिए हॉब्स का जो आइडिया बहुत नेगेटिव है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर आप देखेंगे हॉब्स क्या बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ इज नास्टी, ब्रूटिस, सेल्फिश, सिलेंट्री, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्वार्थी है, बर्बर है, कायर है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो लॉक है वो कहते हैं मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ लोग बुरे हो जाएंगे तो फिर उनको कंट्रोल करने के लिए हमको स्टेट की ज़रूरत है। तो सही आंसर एस्क्राफ्ट इसका फोर्थ का। आगे बढ़ जाते हैं 9th के बाद 10th देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स द एरिस्टोटल कंप्लीटली? कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकृत करता है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन है? मैकियावेली कहता है, हॉब्स कहता है, लॉक कहता है, रूसो। अभी हमने बात की थी कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एरिस्टोटल या पुराने जो थिंकर्स हैं वो एक तरह से राज्य को डेमोक्रेटिक बनाने की बात करते हैं। एरिस्टोटल जो है डेमोक्रेसी को और राजशाही को मिला के बात करते हैं। तो हॉब्स उनसे पूरी तरह से अगेंस्ट में, एरिस्टोटल के अगेंस्ट में है कि एरिस्टोटल जैसा आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण जो हॉब्स किसके है कि कंप्लीट जो सॉवरेनिटी है वो किसको मिलेगी? जो स्टेट है उसको। एक बार आपने सत्ता दे दी तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है हॉब्स इनके अगेंस्ट में रहते हैं, क्योंकि इनका जो आइडिया है कि बीच का एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की किस तरह की होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक मोनार्की, इस तरह के तमाम सारे स्टेट के बारे में बताते हैं। उसमें से अच्छा मानते हैं वो कि जो डेमोक्रेटिक मोनार्की है। तो हॉब्स जो है इनके अगेंस्ट में रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्क्राइब रूसो एज टोटलिटेरियन डेमोक्रेट? किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो रूसो के बारे में हम जानते हैं कि इनके बहुत से आइडिया हैं। जनरल विल क्या आइडिया है। इसके अलावा अगर रूसो को देखें तो इनकी जो फेमस बुक है उसमें लिखा है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ये कौन कहता है? इस तरह का आइडिया किसका है? कार्ल पॉपर का, कार्ल फ्रिट्ज का, हैना एरेंट का, जैकब टॉलमन का। तो कार्ल पॉपर, कार्ल फ्रेडरिक, हन्ना एरेंट, जैकब टॉलमन। तो जैकब टॉलमन कहते हैं कि वो जो है टोटलिटेरियन डेमोक्रेट है, कि एक बार जनरल विल बन गई, सब लोग उसको माने, तो डेमोक्रेट तो है लेकिन टोटलिटेरियन भी है। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर नॉट राइट इज द फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स, व्हाई? शक्ति जो है, अभी हमने बात की, हॉब्स जो है जो खूनी क्रांति था, ब्लड रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में था उस समय पैदा हुए थे, इसलिए उनके जो मनुष्य के स्वभाव के बारे में उनके जो विचार हैं वो बहुत निगेटिव है। हिज आइडिया अबाउट द बेसिक इंस्टिंक्ट एंड द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नेगेटिव। ही सेज ह्यूमन लाइफ इज नेस्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, सॉर्ट लाइक दिस। तो ये जो है कि यहाँ पे कह रहे पावर जो शक्ति जो है
हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार। अधिकारों की बात को नहीं कहते कि अधिकार हम सब दे देंगे और वो जो है उनको फिर से अधिकार देगा। जो लेवियाथन होगा इनका, या कह सकते हैं इनकी फेमस बुक का नाम है लेवियाथन, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो पावर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट, इनका आइडिया है। राइट्स विल इंटेल ड्यूटीज, कि देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड राइट, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, ये मानते हैं। अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, तो कर्तव्य की बात ये नहीं करता है। सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो अभी ये हमने बात जो बताई, इसके पीछे कहानी जो थी वही थी कि ये निगेटिव चीज़ों से बहुत परेशान थे, मनुष्य कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसके लिए वजह से क्या होता है, एक सर्वशक्तिमान या भौमिक शक्ति लानी पड़ेगी, जिसको हम वो कहते हैं लेवियाथन कहते हैं, या अलग अलग समय में कोई राज्य कह रहा है, या कोई किसी मोनार्क को कहेंगे, मैकियावेली प्रिंस को बोलते हैं वो। तो अलग अलग समय में अलग अलग, तो व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है, क्योंकि इसलिए क्या है कि पावर ज़्यादा जरूरी है राइट्स के, अधिकार के बजाय। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये इसमें से मैच करना है, और ये सारी बुक्स जो हैं देखेंगे तो कार्ल मार्क्स की हैं, और कार्ल मार्क्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर क्या क्या आइडिया है। तो अगर देखें तो पहला पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है कार्ल मार्क्स की, और बहुत ही, अगर आज के समय देखें तो उसका रेलेवेंस बहुत बढ़ जाता है, उस समय उस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट जो है एलिनेशन, और इसको हम क्या कहेंगे कि हिंदी में जो अलगाव हो जाता है, हिंदी में इसको देख लेते हैं विसंबंधन। विसंबंधन थोड़ा सा कठिन हो गया है, तो इसको अगर आप देखेंगे इंग्लिश में एलिनेशन। एलिनेशन क्या होता है कि अपने काम में उसको मज़ा नहीं आता व्यक्ति को। तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो लोग काम कर रहे थे, उससे पहले लोग अपना अपना काम करते थे। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो पूरी थ्योरी समझ जाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में एलिनेशन कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करता है, तो अगर वो दूसरे के लिए काम करता है तो उस काम से उसको एलिनेशन होता है, उससे उसको लगाव बहुत कम होता है। जैसे कोई व्यक्ति खाना बना रहा हो किसी और के लिए, मतलब किसी दुकान के अंदर, या कह सकते हैं कि कोई जूता बना रहा हो किसी फैक्ट्री, एडिडास की फैक्ट्री में, या कोई टीवी बना रहा हो, तो उसको जो है अपने काम से उतना लगाव नहीं होगा। जैसे ही छुट्टी की बेल बजी वो निकल के भागेगा, कोई नहीं कहेगा अच्छा काम खत्म करके ही निकलता हूँ, या एक और कर लेता हूँ, इसमें कुछ अच्छा करूँगा। तो बोले कि आज के समय अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या तमाम सारे लोगों में, तो वो काम तो कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन उस काम से लगाव नहीं, उस काम को एंजॉय नहीं करते हैं। वो काम को काम की तरह करते हैं, एंजॉय करने के लिए दूसरी चीज़ें करते हैं। तो बोलते हैं कि ये एलिनेशन हो जाएगा। तो उस समय भी होता था, लेकिन आज के समय आप देखेंगे तो तमाम सारे लोग जो है अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उसमें उनको मज़ा आ रहा है। कोई चाय ही बेच रहा है, तमाम सारे आपने सुना होगा MBA चाय वाला, या दूसरे लोग, या कोई खेती करना, अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के, US में है जॉब छोड़ के इंडिया में अच्छा पैकेज मिल रहा है, कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जिसमें कोई डेयरी खोल रहा है, कोई दूध बेच रहा है, तो क्योंकि उनको उस काम से अटैचमेंट, कोई नारियल बेच रहा है, कोई अलग अलग इनोवेटिव आजकल में, तो वो करने में उनको भले वो 12-15 घंटे काम करें, वो करने में काम मजा आ रहा है, लेकिन उसी समय 8 घंटे ऑफिस में बैठने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो बोले कि ये एलिनेशन होता ही है जब इंडस्ट्रियलाइज तरीके से काम किया जाता है, तो मनुष्य अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। तो ये कहाँ लिखा गया है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल में क्या कहा जा रहा है, A का 4 आपने देख ही लिया तो आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में हम, कि अधिशेष मूल्य। अधिशेष मूल्य। अब सरप्लस वैल्यू क्या है, अभी हमने जो काम की बात की
कि जैसे आपने कोई जूता बनाया या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, आपने जूता बनाया, उसमें जो काम आपने मान लीजिए दिन भर में 500 के सामान लगा दिया कि लेदर लगाया, डोरी लगाई, सब कुछ लगाया, और 500 का जो जूता बन के दिन भर में तैयार हुआ, तो आपने कहा एक दिन लगा, तो आपने उसको कितने में बेचा? 1000 में। तो ये 500 एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? बोला कि आप हमने क्योंकि मेहनत की है, तो ये 500 रुपये हमारा हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब इंडस्ट्रियलाइज तरीके से चीज़ें होने लगती हैं, तो आपके पास ये 500 रुपये नहीं है इनिशियली लगाने वाले, तो कोई और व्यक्ति देगा। उसने क्या किया? उसने आपको 500 रुपये दिए या सामान दे दिया, जो कहते हैं 500 के। अब बोले आप बनाइए, दिन भर में आपने बनाया और उसके बाद उसने बेचा 1000 में। 1000 में से वो क्या करता है यूजली, वो 100 रुपये आपको देगा, 400 अपने पास रख लेगा, या कई बार वो डिस्काउंट देगा कि 900 का हो गया, 800 का हो गया, ज़्यादा बिके, तो भी आपको 100 रुपये मिल रहा है, वो अपना 300 रुपये रखेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा। और आपको क्या मिला? अभी जो आप अपने से काम कर रहे थे तो 400 मिल रहा था, और यहाँ पे 100 मिल रहा, 500 मिल रहा, 400 का नुकसान। बोले ये जो एक्स्ट्रा आपका 400 गया है, उसी 400 से ये जो मालिक है वो अमीर हो जाएगा, धीरे धीरे वो अमीर होता ही जाएगा। ये और भी लोगों को दे देगा। अब इसके पास 400 एक ही दिन में आ गए, तो एक दूसरे को भी दे देगा, बोले तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ। किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, आप बोलेगा पेन भी बनाओ, अब बोलेगा पेंसिल भी बनाओ, कोई बोलेगा कि कुछ और बनाओ। तो ये सारी चीज़ें करते हैं कि ये लगातार अमीर होता जाएगा, और इसकी स्थिति एक जैसी बनी रहेगी कि 100 का 100 ही मिलेगा। लेकिन जब इसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो क्या होगा, ये ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो अभी 10 रुपये किलो आटा मिल रहा था, तो कल 50 रुपये किलो आटा मिलेगा, तो अभी 100 रुपये में उसका काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। तो मार्क्स इसको साइंटिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर, इसीलिए मार्क्स को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट ही मानते हैं लोग, क्योंकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये चीज़ें आज से लगभग 200 साल पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा होगा, और ऐसा ऑलमोस्ट हो रहा है। इसके अलावा 18th गवर्नर ऑफ लुइस बोनापार्ट, तो इसमें क्या होगा, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो है अलग से भी पूछ सकते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्लेथेट, अभी हमने बात की, क्वेश्चन आया था डिक्टेटरशिप ऑफ प्लेथेट किस में है, तो क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में डिक्टेटरशिप ऑफ प्लेथेट का वर्णन है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जब क्रांति हो जाएगी तो उस समय मार्क्स कहते हैं उस क्रांति को बचाए रखने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होनी चाहिए। तो आंसर मिल गया आपको। इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 4 3 1 2। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। तो हमने बात की पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में विसंबंधन, एलिनेशन जिसको हमने बात की, दास कैपिटल, अधिशेष मूल्य, सरप्लस वैल्यू, 18th ब्रूमर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसमें क्या है हमने बात की, राज्य का अपेक्षिक स्वायत्तता, और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ये और विशेष मूल्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिनेशन भी है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में। तो ये चारों चीज़ों में से कोई अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इसमें 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा इन टर्म्स को पूछा सकता है, ये किसके हैं, ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं, किस विचारधारा संबंधित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो तमाम सारे कम से कम इसी से 8-10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसको सही करेंगे, मेरा यकीन है, क्योंकि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कभी हमसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप उसको अलग से एक क्लास हम ले लेंगे। और क्लास में तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, और जो लोग हमसे क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू ही देख रहे हैं, तो वो उनके लिए बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थ्योरी। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़, कौन सा ग्रुप जो है वो सही है मैकियावेली की पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैकियावेली हमने बोला, इनको मैकियावेली को क्या बोला जाता है कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि इससे पहले जो मेडिवल पीरियड चल रहा था, यहीं से मॉडर्निटी शुरू होती है मैकियावेली के आइडिया से। और मैकियावेली पहले जो हैं सेकुलर आइडिया थे,
थिंकर थे। इन्होंने चर्च को और स्टेट को अलग अलग कर दिया कि स्टेट का काम अलग है, चर्च का काम अलग है। चर्च का काम स्टेट की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना नहीं है। तो पहली बार रिलीजन और स्टेट अलग हुआ, तो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ऑल तो टर्म इन्होंने नहीं यूज़ किया सेकुलरिज्म, लेकिन सेकुलर आइडिया इन्होंने जरूर दिया। तो ये भी करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है क्या है, प्रिंस है, जिसमें ये बताते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, तेज होना चाहिए, उसके अंदर की मोरालिटी आम आदमी की मोरालिटी से अलग होनी चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो पूछा गया उसको हम देख लेते हैं। आइडियलाइज्ड एंशिएंट रोम used history extensively to draw lesson from for statecraft. Private army needed for the success of prince ruler. Blamed religion for Italy's moral regeneration. तो ये देखें, हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आंसर बताते हैं। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। तो हाँ, आइडलाइज करते हैं कि प्राचीन रोम में कहते हैं कि इटली बहुत महान था, और उससे दुखी हो जाते हैं कि आज इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है क्योंकि कमज़ोर हो गया। दूसरा क्या, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। बिल्कुल हिस्ट्री को यूज़ करते हैं। राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई, ऐसा नहीं बताया है उन्होंने। अपने इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया, धर्म को नहीं। जो प्रिंस हैं, जो रूलर हैं, उनको दोषी बताया कि इतने कमज़ोर हो गए जो है। और ऑल्दो ये कहते हैं कि चर्च के इन्फ्लुएंस में आके कमज़ोर भी होगा, लेकिन चर्च ही दोषी नहीं, रूलर दोषी है कि इनकी वजह से इटली बट गया और फिर से रोमन एम्पायर की तरह महान बन सकता है, अगर ये जो बोल रहे हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि किसको ईस्ट का मैकियावेली बोला जाता है, और वो हमारे कौटिल्य हैं, इंडियन जो। ऑल्दो कौटिल्य बहुत पहले है, लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स क्या करते हैं, वो कौटिल्य को बाद में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैकियावेली जैसा आइडिया है। ऑल्दो अगर हम वेबर को पढ़ें तो वेबर कहते हैं कि कौटिल्य के सामने मैकियावेली कहीं भी नहीं टिकते, क्योंकि उनका जिस तरह से आइडिया है वो कहते हैं और भी ज़्यादा ब्रूटल है, बर्बर है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ। अभी हमने बात की थी, आ भी गया क्वेश्चन कि किस तरह से करते हैं। तो हमने बताया था कि पुरोधा बाकुनिन की तरह ये भी अपने आप को एनार्किस्ट बोलते हैं, लेकिन उनका एनार्किज्म अलग है, फिलोसफिकल एनार्किज्म। तो उसका सही है। लिबरल डेमोक्रेट नहीं मानते, सोशल डेमोक्रेट नहीं मानते, कम्युनिस्ट नहीं मानते। तो दार्शनिक रूप से अराजकतावादी अपने आप को मानते हैं गांधी। सामाजिक लोकतंत्रवादी, उदारवादी लोकतंत्रवादी, कम्युनिस्ट। कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उदारवादी लोकतंत्रवादी बोलते होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है। सही आंसर सिर्फ वन है, दार्शनिक अराजकतावादी। वो खुद अपने आप को बोलते हैं। और दो अगर हम उनको देखें तो हमारा परसेप्शन अलग हो सकता है, अलग अलग थिंकर्स का परसेप्शन हो सकता है। उदारवादी लोकतंत्रवादी थे या सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, लेकिन वो खुद अपने आप को बोलते हैं फिलोसफिकल एनार्किस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बदलता रहता हूँ, अगर मुझे चीज़ें सही लगी या गलत लगी तो मैं बदल जाऊँगा। और खुद भी उन्होंने अपने बोला था कि गांधीवाद जैसी चीज़ नहीं हुई कोई। 15 के बाद 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू of Aristotle's contribution to comparative method to study the existing political system। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा इसमें सही है। To develop an empirical science of politics, to arrive at the ideal type, to apply abstract idea in practice। तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक, जो निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है, कौन इनमें से सही है। तो तत्कालिक विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन उन्होंने किया था, सही है। राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना उन्होंने किया था, सही है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना ये नहीं था। प्लेटो अगर देखें तो थे, लेकिन प्लेटो के आइडियलिज्म या आदर्श जो आइडियल टाइप था उसको निगेट करते हैं। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना नहीं, जो मूर्त विचार थे उनको ही, जैसे जस्टिस, लॉ, ये सब चीज़ों को लागू करवाने की बात करते हैं। तो ए और बी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2AB। आगे बढ़ जाते हैं 16 के बाद 17, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फेसिस ऑन।
नव संस्थावाद बल देता है, एम्फसाइज किस पे करता है, इंस्टीट्यूशन रादर देन इंडिविजुअल, अ बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअलिज्म, ग्रुप थ्योरी इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक डोमिनेंट ओवर पॉलिटिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है सही बात है, संस्थाओं पर बात करता है ना कि व्यक्तियों पर। तो इसका सही आंसर 1 हो गया। संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर नहीं, राजनीति के समूह सिद्धांत पर नहीं, राजनीति के अर्थशास्त्र पर हावी होना नहीं, गलत। 17 के बाद 18 देख लेते हैं। ईस्टर्न डिस्क्राइब हिज ड्रास्टिक रिवीजन इन पॉलिटिकल साइंस इन 1969 एज। तो 69 में एक बहुत मेजर चेंज हुआ था, उसको हम बताते हैं आपको। ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया। तो वो अपने ही जो संशोधन किया, तो डेविड ईस्टर्न क्या थे, बिहेवियरलिस्ट। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यवहारवादी थे। लेकिन 69 में क्या हुआ था, व्यवहारवादियों को एक बड़ा झटका लगा। व्यवहारवादी क्या सोच रहे थे कि हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से जज कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जिस तरह से दूसरे साइंस प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि इस बार सूर्य ग्रहण हुआ है तो कितने दिन बाद अगला सूर्य ग्रहण होगा, या अगर किसी को कैंसर हो गया 4th स्टेज या 3rd स्टेज तो कितने दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या किसी का पैर हाथ टूट गया है तो कितने दिन में सही हो जाएगा, वो बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का ये सोचे थे, राजनीति शास्त्र में भी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 1969 में वियतनाम वॉर हो जाता है और इनको समझ में नहीं आता कि ये तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि वॉर होने वाली है, लेकिन फिर भी हो गया। तो उन्होंने बोला, अपना नया आइडिया लाया, क्या, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो आइडिया है वो आता है और खुद ही उन्होंने अपने ही जो थियरी थी उसको रिफ्यूट किया। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो इसको हिंदी में कह देंगे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। और उसको ये क्या कहते हैं, काउंटर रिफॉर्मेशन, जेन्युइन रेवोल्यूशन, करेक्शन टू अर्लियर स्टडीज, अबैंडनिंग हिज ओन अर्लियर रिसर्च। तो अबैंडनिंग हिज ओन अर्लियर रिसर्च तो है, लेकिन वो अपने कहते हैं जेन्युइन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इसमें जो है वैल्यूज से लेके तमाम सारी चीज़ों को डाल देंगे ताकि और बेहतर प्रिडिक्शन कर सके। और मोरालिटी जरूरी है, ना कि सिर्फ जो है प्रिडिक्शन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जेन्युइन रेवोल्यूशन 18 का 2 डेविड ईस्टन का है। तो डेविड ईस्टन के बारे में आप ये इतनी जानकारी रखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड आ सकते हैं वो आपके हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 18 के बाद 19। द एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉज प्रोवाइडेड बाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। अगर उदारवादी पॉलिटिक्स की बात करें तो लॉक हो जाएंगे, फादर ऑफ लिबरलिज्म। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी ह्यूम नहीं है, मॉन्टेस्क्यू नहीं है, स्मिथ है, एडम स्मिथ। इनका नाम पूरा क्या हो गया, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी का कह सकते हैं पूरी तरह से लिबरलाइज किया इकोनॉमी को। अदरवाइज इनके आइडिया से पहले इकोनॉमी जो है कंट्रोल की जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इन्होंने क्या किया कि फ्री मार्केट की बात की, फ्री मार्केट कर दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे तो एक इनविजिबल हैंड होगा। इनविजिबल हैंड या हिंदी में कहेंगे अदृश्य हाथ जो है वो सबकी मदद करेगा, जिससे पूरी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो इनविजिबल हैंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडम स्मिथ से रिलेटेड, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, 4th है इसका, एडम स्मिथ फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
what has mainly accounted for the evolution of the unwritten constitution of Great Britain, कि ग्रेट ब्रिटेन का जो अलिखित संविधान के विकास के मुख्य क्या कारण है वो देखेंगे। द ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग कंटिन्यूटी एंड चेंज पीसफुली, तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि हमने देखा वायलेंस रेवोल्यूशन या ब्लड रेवोल्यूशन भी वहाँ पर हुआ, इसी के साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो पीसफुल रेवोल्यूशन भी हुआ, तो दोनों चीज़ें हुई हैं। ब्रिटिश एक्सेप्टेंस ऑफ कन्वेंशन एज सेक्रेड एज लॉ बट नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, तो बोलते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है कन्वेंशन का वहाँ पे है लेकिन फोर्स मतलब एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो ये भी नहीं है क्योंकि आज के समय देखें तो एनफोर्सेबल भी है कन्वेंशन जो हो रहा है मुझे प्रूव कि जो परंपरागत चीज़ें उसको भी। द ब्रिटिश बिलीव दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो ऐसा भी नहीं है, बिलीव नहीं करते राजा कोई गलती नहीं कर सकता, राजा की सत्ता ही छीन ली गई है इस समय। ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा है, तो जो यहाँ से अगर देखें कन्वेंशंस जो हैं उसको भी कोर्ट मानती है कि ऐसे परंपरा में चला आ रहा है इसलिए ये सही मान लिया जाएगा। जैसे वहाँ पे देखें कोई लिखित कानून नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें सही चलती हैं क्योंकि वो लगातार देखते रहते हैं कि परंपरागत रूप से ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए कि माना ये गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसे जिसको वहाँ पे दल क्या कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है या दल बदल कानून नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई खरीद ले MP MLA तो क्या होगा, ये कन्वेंशन है कि आप जिस पार्टी से जीत के आए उसी के साथ रहेंगे और अगर कोर्ट में जाएंगे तो वो कोर्ट हो सकता है उसकी सदस्यता रद्द कर दे। कहीं कानून में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी है कि आप जीत के आए किसी और पार्टी से और सिर्फ आप अचानक दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं तो ये आप नैतिक रूप से गलत कर रहे हैं और कोर्ट भी इसको कहेगी कि ये परंपरा के अगेंस्ट है। अगर आपको लगता है तो इस्तीफा देके आप फिर से इलेक्शन लड़के फिर से जीत के आइए, कि अगर आप इसकी पॉलिसी से ना इत्तफाकी रखते हैं, आपको एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जिसमें हम थे वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसको रिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इलेक्शन हो और आप फिर से उसको, तो वहाँ पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी चीज़ नहीं है लेकिन मोरालिटी इतनी हाई है कि वो चीज़ें हमारे यहाँ आसानी से रातों रात चले जाते हैं, किसी की कहीं पार्टी में चले जा रहे हैं और वो मोरालिटी उतनी नहीं है और कोर्ट भी उसको अगर टेक्निकली सही हो जाए तो नैतिकता का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है कि अगर 2/3 तोड़ के चले गए फिर उस 2/3 में से फिर 2/3 गया और ये वापस आके दूसरे में मिल गया, तो कई बार होता है कि वो जुड़ जाएंगे उससे और इनको पैसे मिले होंगे या कोई पावर मिलेगी या मिनिस्ट्री मिलेगी, इस चीज़ के लालच में चले गए तो कोर्ट भी उसको नहीं कुछ कहती है और फाइनली वो सरकारें चल रही हैं, सबको मालूम है, कोर्ट को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है क्यों वो उस तरफ गए, लेकिन उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, वो परंपरा को भी कोर्ट में घसीट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट राइट टू जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड USA, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार का सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये सभी को लगभग मालूम होगा। इसका सही आंसर USA, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू का आइडिया है और कहाँ कहाँ है अगर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू जैसे USA में है, इंडिया में है, उसी समय में अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर तो कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है। वंस पार्लियामेंट हैज पास समथिंग इट इज़ अप टू पार्लियामेंट दे ओनली कैन चेंज, कि वही बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। मोरालिटी के जैसे हमने बताया कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, तो वो चाहे तो कोई भी बिल पास कर सकता है, लेकिन वही है कि वहाँ पे एक मोरालिटी नैतिकता की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो ऐसे बिल नहीं पास होते हैं। वहाँ पे कोई जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद 23 में पहुँच जाते हैं। In which of the following countries individual citizens' rights have developed by significant intervention of the judiciary? निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? तो ये फिर से देखें कि न्यायपालिका के किसमें होगा, अभी हमने बात की US से, वहाँ पर लगातार जुडिशरी जो है इंटरवीन करती रहती है, उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे राइट्स मिलते गए हैं USA के अंदर।
भारत में भी कुछ हद तक यहाँ पे हुआ है, लेकिन भारत में उतना नहीं जितना यूएसए में हुआ है। और तो यहाँ भारत ऑप्शन नहीं है, इंडिया नहीं है। स्विट्जरलैंड, यूके में तो कोई यूएसए का मतलब नहीं है, पार्लियामेंट के किसी भी लॉ का अगेंस्ट में नहीं जा सकता यूके। स्विट्जरलैंड, फ्रांस में भी बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं 24th में देख लेते हैं 24th क्वेश्चन क्या है, और सेकंड लास्ट ही हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद हम ऑलमोस्ट खत्म करेंगे। फिर से यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया। फर्स्ट पास द पोस्ट, ये कहाँ पे है? तो आप जानते हैं कि कहाँ पे है ये? फर्स्ट पास द पोस्ट यूएसए में। वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सिंपली फर्स्ट पास द पोस्ट होता है कि जिसको भी ज़्यादा एक वोट भी ज़्यादा मिल गया तो उसको वो इलेक्ट हो जाएगा। सेकंड बैलेट सिस्टम कहाँ होता है? फ्रांस में। वहाँ पे एक बार हो गया तो उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है, जो ऊपर के दो लोग बचते हैं उनके बीच में। मान इसको 30% मिला, इसको 30%, इन दोनों के बीच में। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। एडिशनल मेंबर सिस्टम, ये जो है वो कहाँ पे है? जर्मनी में। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसको हिंदी में देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वो सेम चीज़ है, वैकल्पिक मत प्रणाली या अतिरिक्त सदस्य प्रणाली। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह से। फर्स्ट पास द पोस्ट वही लिखा है यूएसए। द्वितीय मत प्रदान, सेकंड बैलेट सिस्टम जो है वो कहाँ है? फ्रांस में। वैकल्पिक मत कहाँ पे है? ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी। तो सही आंसर क्या हो गया? 4th। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन और रीजन है। द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द 1950s लाइक बिहेवियरलिज्म could never develop an universal accepted paradigm because they were locally dated। तो क्या कह रहा है ये कि they originated during the Cold War period and consequently biased। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वह स्थानीय रूप से सीमित रह गया। तो व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म जो हमने बात की अभी डेविड ईस्टन की, वो पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं हो पाया, हर जगह नहीं फैल पाया, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया थी आइडियोलॉजिकली बटी हुई। जो एक तरफ सोशलिज्म डोमिनेटेड थी और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म वाले तो इनको एक्सेप्ट कर रहे थे, ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे सोशलिस्ट। तो ये सही है। दूसरा क्या है, उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ, परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। सही बात है। बिहेवियरलिज्म जो है वो क्या कि अपने ही आइडिया को प्रूव करने में लगा है, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो ये सही है, दोनों ही सही। ए तथा आर दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये सही हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6001203135 पे। व्हाट्सएप है 6001939975 पे। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं या हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। वेबसाइट हमारी है www.capitalstudycircle.com। ईमेल है तो capitalstudy20@gmail.com। अगर आप PDF चाहते हैं या रिसर्च से रिलेटेड कोई सलाह चाहते हैं या किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं रिसर्च में जाने में। तो यहीं पे अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर जुड़ेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो कई बार नोटिफिकेशन आने में देर होती है, वो नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा और आप पता कर पाएंगे कि नई क्लास हो चुकी है, नया लेक्चर हो चुका है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।